Hello and welcome to my YouTube channel Dynamic पाठशाला। उत्तराखंड सीरीज हम कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। पिछले क्लास में हमने जो पढ़ा था वो हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन था। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे की कहानी पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते हैं उत्तराखंड की पुरा प्रजातियां। उत्तराखंड की एंशियंट स्पीशीज, द एंशियंट स्पीशीज ऑफ उत्तराखंड, और वी कैन से एंशियंट कास्ट ऑफ उत्तराखंड। अब क्योंकि कास्ट टर्म उस टाइम पे कॉइन नहीं होता, ये आपका ब्रिटिशर्स के आने के बाद कॉइन हुआ 1880s में। तो हम एंशियंट स्पीशीज ऑफ उत्तराखंड ही कह सकते हैं उसे, उत्तराखंड की पुरा प्रजातियां। उसमें सबसे पहले ऑब्वियसली आती है कोल आपकी। कोल्स के बारे में कहा जाता है, और ये क्योंकि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो उत्तराखंड की जो प्री हिस्ट्री है उसको रीराइट करके शिव प्रसाद डबराल चारण जी ने एक पर्सपेक्टिव दिया था उसको, ये उत्तराखंड का, और इंडियन पर्सपेक्टिव से उसको लिखा था। इसीलिए हम ये पर्सपेक्टिव पढ़ रहे हैं उन्हीं का, शिव प्रसाद डबराल चारण जी का। तो उनके हिसाब से उत्तराखंड की सबसे पुरानी प्रजाति कोलसी है। इसको हम कोल, मुंड और सबर, इन्हीं का नाम, कहीं कहीं इनको कोल कहा जाता है, कहीं कहीं मुंड, और कभी कभी सबर भी कह देते हैं। यही उत्तराखंड के मूल निवासी हैं इनके द्वारा, नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फॉरेनर्स। फॉरेनर्स के पर्सपेक्टिव से जो उत्तराखंड की मूल प्रजाति है वो आती है आपकी किरात। पर इन्होंने कहा कि कोल यहाँ की पुरानी प्रजाति है, सबसे पुरानी प्रजाति, प्राचीनतम प्रजाति। इन्हें ऑल्सो मैंने पहले ही कहा कि एंशियंट कास्ट ऑफ उत्तराखंड, अगर हम इनको इस टर्म में कॉइन करें तो एंशियंट कास्ट ऑफ उत्तराखंड भी यही है। अब ये क्योंकि कृषि और पशुपालन थी, एग्रीकल्चरिस्ट और पेस्टोरलिस्ट टाइप की ये सोसाइटी थी, तो ये कृषि पे ज्यादा निर्भर थे और पशुपालन पे ज्यादा निर्भर थे। अब क्योंकि कृषि और पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय है, तो ये प्रकृति पूजक भी थे। प्रकृति पूजक हम ज्यादातर ट्राइब्स को देखेंगे, अगर इंडियन कोई भी ट्राइब्स से, कोई भी ऑल ओवर द वर्ल्ड हम ट्राइब्स को देखते हैं, तो वो प्रकृति पूजक ही होते हैं। क्यों प्रकृति पूजक होते हैं? क्योंकि वो एक अटैचमेंट या एक रिलेशनशिप बिल्ड कर लेते हैं आप अपने आसपास के जो एनवायरनमेंट इकोलॉजी से है। वो सन की पूजा करेंगे, मून की पूजा करेंगे, सॉइल की पूजा करेंगे, और ग्रुप्स की पूजा करेंगे। ग्रुप्स यानी एक कॉन्सेप्ट आता है सीक्रेट ग्रुप्स का। अगर आप कभी नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री पढ़ें या वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ की ट्राइब्स के बारे में पढ़ें, तो वो लोग अपने पेड़ पौधों, आसपास के जो पेड़ पौधे और इकोलॉजिकल सिस्टम है उससे बहुत लगाव महसूस करते हैं। इसका सीधा अर्थ ये है कि स्पिरिट, स्पिरिचुअलिटी, और जब आप इकोलॉजी या एनवायरनमेंट से आप अपना एक रिलेशनशिप बिल्ड कर लेते हैं, तो वो आपका सीक्रेट ग्रूव्स की कैटेगरी में आ जाता है। आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट से एक लगाव महसूस करते हैं। ऐसा ही मतलब ये सेम कॉन्सेप्ट एनएमएस कॉम्प्लेक्स भी इनसे रिलेटेड है। एनएमएस कॉम्प्लेक्स इज नथिंग बट नेचर मेन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स। यानी कि नेचर, जो भी नेचर से रिलेटेड जो भी तत्व एलिमेंट हैं, जैसे सन हो गया, आपका मून हो गया, मैन, जो मैन उसके आसपास, उसके आसपास रह रहा है, और जो जो स्पिरिट है, जो स्पिरिचुअलिटी है, जो स्पिरिचुअल वैल्यूज हैं, वो जब तीनों का फ्यूजन होता है तो वो एक ट्राइब, एक इकोलॉजिकली सस्टेनेबल ट्राइब बन जाती है। क्योंकि ये कृषि और देखा जाता है कि कृषि और पशुपालन जो भी सोसाइटीज ने किया है, वो आसपास के इकोलॉजी पर डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट है तो वो उसको ही एक तरफ से भगवान मान लेते हैं। अगर हम इसको इस तरह से रखें कि वो प्रकृति को ही अपना भगवान मान लेते हैं, इसीलिए वो प्रकृति की पूजा करते हैं। यहाँ एक प्रथा भी पाई जाती थी, कुमार कुमारी प्रथा। ये जो सारे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड, इसके बाद जो आपका प्रजाति आती है, किरात है। अब क्या हुआ कि ये उत्तराखंड है आपका।
उत्तराखंड है तो इसमें पहले से कोल, मुंड, सवर थे। अब कोल, मुंड, सवर थे, तो बाहर से जो कहते हैं कि बाहर से उत्तराखंड में जो पहली प्रजाति आई वो थी आपकी किरा। अब इसको आप अटैक कह सकते हैं। अटैक की कोई साक्ष्य मिलते नहीं है क्योंकि ये प्री हिस्ट्री है, तो अटैक भी नहीं कह सकते, पर जो हम देखते हैं कि ये शिव प्रसाद डबराल चारण जी के द्वारा कहा गया है कि ये बाहर से प्रवेश करने वाली सबसे पुरानी प्रजाति है। इनके इनको ही महाभारत के, अब अगर आप लिटरेरी सोर्सेज की बात करें तो महाभारत में किरातों को ही भील कहा गया है। अब भील क्यों कहा गया है? क्योंकि ये ऋतु प्रवास करते थे, ये सीजनल माइग्रेशन पे डिपेंडेंट थे। यानी आ, कई जगह आप देखते होंगे या अपने गांव में देखते होंगे, सीजनल माइग्रेशन होता है। गर्मियों में आप गांव में रहते होंगे, और जैसे ही या तो बरसात का टाइम आने को होता है या थोड़ी सी गर्मियां ज्यादा होने को होती हैं बरसात से जस्ट थोड़ा सा आगे या पीछे, तो आप देखते होंगे कि गांव के कुछ लोग या बहुत सारे जो पेस्टोरलिस्ट यानी पशुपालन वाले लोग होते हैं, वो अपने जानवरों को लेके थोड़ी सी ऊंची जगहों पे चले जाते हैं। उन्होंने वहां टेम्पररी घर बनाए होते हैं, या बहुत सारे ट्राइब्स में आपको ऐसा देखने को मिलता है। खासकर अभी भी भोटिया जनजाति में आपको जो सीजनल माइग्रेशन का वो देखने को मिलता है, इसी कारण से। तो इसी कारण से इन्हें भील कहा गया है। क्योंकि महाभारत में इनको किरात, हमें तो ये किरात के रूप में दिखते हैं, पर महाभारत में इनको ही भील कहा गया है। इनका एग्रीकल्चर और पशुपालन दोनों से कोई ज्यादा संबंध था नहीं। अब क्यों नहीं था? क्योंकि इन्होंने अटैक तो कर लिया। अब अटैक कर लिया, अब आप किसी दूसरी टेरिटरी में आ चुके हैं, तो आपने उसके ऊपर डोमिनेंस स्थापित कर दिया। आप वहां की डोमिनेंट प्रजाति बन चुके हैं। प्रजाति बन चुके हैं, तो आप एक हायरार्की में हैं। जो अदर कार्य हैं वो कौन करेगा? आपके नीचे रहने वाले लोग, यानी कि कोल, मुंड और सबर। ये इनको क्या, इनके ऊपर डोमिनेंट स्पीशीज थी। अब इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? ट्रेड। अब कोल, मुंड, सबर काम कर रहे हैं, इनका काम है व्यवसाय करना, उस चीज का ट्रेड करना। तो ट्रेड इनका मुख्य व्यवसाय। प्रेजेंट टाइम पे इनके लक्षण मतलब शिव प्रसाद डबराल चारण जी के अनुसार ये भोटियों से बहुत मेल खाते हैं। मतलब उनका कल्चर, उनकी सोसाइटी, इनके काफी काफी कॉमन सिमिलैरिटीज दिखी जा सकती हैं, इसीलिए इनको भोटियों को ही सबसे पुरानी जनजाति कहा जाता है। मतलब जितनी भी जनजातियां हैं, आप उत्तराखंड की देखेंगे जो पीवीटीसी में है, उसमें सबसे पुरानी भोटिया ही हैं। इसके बाद तीसरी जनजाति आती है आपकी खस। खस ये डोमिनेंट रेस है। अब डोमिनेंट रेस क्यों है? एक प्रजाति आई, उसने उस पे कब्जा किया, उसके रिसोर्सेज पे कब्जा किया, दूसरी के ऊपर तीसरी ने कब्जा किया। तो अब, और जब दूसरी आप देखते हैं कि अगल बगल से आपको रिसोर्सेज दिखते हैं, तो जो अदर नेबरहुड के जो आपके जो सिचुएटेड होते हैं राज्य वगैरह, ये उस टाइम के रहे होंगे, तो उन्होंने क्या किया, किरातों के ऊपर भी या कोल के ऊपर ही क्या किया, अपना डोमिनेंस स्थापित किया। डोमिनेंस स्थापित किया, तो इस कारण से ये लंबे समय तक इन्होंने अपना राज किया उत्तराखंड पे। ये मतलब काफी अच्छे तरीके से फ्लरिश हुए यहाँ उत्तराखंड में। इन्हें ही मध्य हिमालय की उदंड जाति भी कहते हैं। क्यों मध्य हिमालय? क्योंकि आपको पता है उत्तराखंड का जो मेजर पोर्शन है वो मध्य हिमालय में आता है, तो इसलिए इनको मध्य हिमालय की उदंड जनजाति कहा जाता है। महाभारत में इनको कौरवों की तरफ से जो है पार्टिसिपेट, युद्ध में जो पार्टिसिपेशन था इनका, वो कौरवों की तरफ से ही रहा, ऐसा वर्णन मिलता है। फर्स्ट टाइम इन्हीं के टाइम पे हमें सामाजिक व्यवस्था है, जो सोसाइटी और कल्चर वगैरह की व्यवस्था है, दिखाई देती है। इसी का जो इसी को जो उन्होंने डिफाइन किया है, एल डी जोशी जी ने अपनी बुक है जो खस फैमिली लॉ बुक में, उन्होंने इसका विस्तार पूर्वक इसको अ, वो किया है, आप कह सकते हैं इसको डिस्क्राइब किया है। सर्वप्रथम घर जमाई की व्यवस्था आपको यही देखने को मिलती है। उसके बाद
जेठा प्रथा कि बड़े बेटे को ज्यादा संपत्ति दो, ये ऐसी प्रथा आपको यहाँ देखने को मिलती है। टेकवा प्रथा। अब टेकवा प्रथा क्या है, अगर आप जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा देख लेते हैं। मान लीजिए कोई एक मेल है, उसकी शादी होती है किसी फीमेल से। आने वाले टाइम पे उसे पता चलता है कि उसकी जो वाइफ है, उसका जो अफेयर है वो उसके किसी फ्रेंड के साथ है, या तो लड़की का फ्रेंड या किसी और मतलब कोई फ्रेंड, म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है। तो अगर ये पता चलने पर कि इनका अफेयर है, अगर इसने इसका मर्डर कर दिया तो इसको गलत नहीं माना जाएगा, ये लीगल था। इस प्रथा के अंदर ये चीज लीगल थी। ये बाद में जब ब्रिटिशर्स, कुमाऊं कमिश्नर जब ट्रेल 1815 में आए, तो उन्होंने देखा कि यार ये क्या हो रहा है, कि माना तुम ये जो भी है ह्यूमन उसके अंदर ही कर रहे हो, पर ये किसी को मार देना ये थोड़ा एक्सट्रीम लेवल हो गया किसी भी चीज का। कोई प्रथा इसको लीगल तो आप नहीं कह सकते किसी भी तौर पे। तो उन्होंने इसको 1830 में बंद करवाया। उसके बाद, सॉरी, ट्रेल सेकंड, जो कुमाऊं कमिश्नर थे, फर्स्ट गार्डनर थे, उसके बाद आपके ट्रेल आते हैं 1816 में। फिर एक और प्रथा है, यह है झटेला प्रथा। झटेला प्रथा क्या है? झटेला प्रथा कहती है कि अगर कोई, अब यही सिंपल ले लेते हैं कि कोई आदमी है, उसकी शादी हो जाती है, तो शादी हुई उनका कोई बेटा था, ऑफस्प्रिंग। मान लो किसी कारणवश ये एक्सपायर हो जाते हैं, पहला पति। नाउ शी कैन मैरी अनदर वुमेन, सॉरी अनदर मैन। अब उसने उससे शादी करी, दे गेट अन अदर ऑफस्प्रिंग, इनका एक दूसरा ऑफस्प्रिंग हुआ। अब जो प्रॉब्लम है, कि प्रॉब्लम तो नहीं कह सकते, जो ये बच्चा था इसका भी बराबर हक है किस पे, इसकी संपत्ति पे। मतलब हाफ ऑफ द जो इसका जो इसकी प्रॉपर्टी होगी, इसका भी अधिकार होगा। तो ये थोड़ा सा, ये कुछ ऐसी प्रकार की प्रथा थी। अब इसमें प्रॉब्लम थी या नहीं थी, ये हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, हमें बस इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज थी तो ठीक है। इसके बाद आती है भैरव छाप। भैरव छाप प्रथा क्या थी? अगेन इस टाइम पीरियड के हिसाब से प्री हिस्ट्री का टाइम है, तो ऐसी कुछ प्रथाएं कुछ ज्यादा अलग, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स हैं, मतलब टाइम के हिसाब से रही होंगी ऐसी प्रथाएं, इसमें कोई अलग बात है नहीं। तो भैरव छाप की प्रथा में ये था कि जो आदमी है वो अगर स्वर्ग उसको, मतलब एक ऐसा, क्या कहता है उसको, आप कह सकते हैं एक गलत फहमी कह सकते हैं, कि किसी आदमी को मान लो स्वर्ग जाना है, अब उसके मन में आया स्वर्ग जाना है, तो क्या करे? तो उसको बोला जाता था, मतलब प्रचलित होगी उस टाइम की कोई बात, कि आप किसी मंदिर, मान लो आप बद्रीनाथ या केदारनाथ जैसी जगहों पे, या कोई आसपास कोई बड़ा मंदिर हो, उसके आसपास कोई बड़ा पर्वत है, कोई ऊंचा टीला वगैरह, वहां से आप अगर छलांग मारते हैं तो आप सीधा स्वर्ग जाएंगे। इस तरह की बातें प्रचलित रही होंगी उस टाइम पे। तो इस टाइप की प्रथा चलती आ रही थी। इसको भी ब्रिटिशर्स ने आगे आके स्टॉप किया कि भाई ये थोड़ा एक्सट्रीम लेवल है, आपको जान देने की जरूरत नहीं है स्वर्ग वगैरह जाने के लिए। अब क्योंकि मॉडर्न टाइम था ब्रिटिशर्स के टाइम, तो उन्होंने थोड़ा इस पे लगाम लगाने की कोशिश की, वो क्या पता ज्यादा प्रिवेलेंट रही हो ये प्रथा। और लास्ट में एक प्रथा है झूठ, यानी तलाक वगैरह, डाइवोर्स वगैरह की प्रथा इनके पास रही होगी। तो यही कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे इन
पूरा प्रजातियों के बारे में। आशा करता हूँ आपको थोड़ा मेरी तरफ से नॉलेज प्रोवाइड हुई होगी। तो अगर आप चाहें तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट ज़रूर लिखिए। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।